हेलो, जय हिंद साथियों। हमने शुरू किया है टॉप 100 पॉलिटी PYQ क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और आज हम आगे देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आपका क्लास इरेगुलर इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बहुत सारा शादी विवाह आ गया इसी में, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए सॉरी। और आप कमेंट करके भी आप इनएक्टिव ही रहते हैं, तो बताया कीजिए। और आपका जो क्लास है 26 के बाद सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद इरेगुलर नहीं आएगी, अनियमितता बिल्कुल भी नहीं आएगा, रेगुलर बेसिस पर जाएगा। जिस टाइम पर जाता था उसी टाइम पर जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, आपका एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आपका है प्रश्न, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक, अच्छा, इसका गठन इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका गठन प्रत्येक 5 साल पर किया जाता है। कब? प्रत्येक 5 साल पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगर हम वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? तो आपका किससे संबंधित है जी? तो वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है आर्टिकल 280। ठीक, एक और प्रश्न बनता है यहाँ से कि जो 243 का आई है, ठीक है, जो 243 का आई है वो राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। क्या? राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। और एक और प्रश्न देख सकते हैं कि राज्य जो वित्त आयोग है इसका गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है? तो जिस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जिस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाता है और पंचायती राज व्यवस्था के ही कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? किस संविधान संशोधन के तहत किया जाता है? 73वें संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। इसीलिए अगर आपका प्रश्न ये भी पूछे कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा होता है तो इसका भी जवाब क्या होगा? 73वें संविधान संशोधन। कौन सा? 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करते हैं तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की भी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, गवर्नर जी इसको बोलते हैं। ठीक है, राज्यपाल की भी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। उसके बाद अगर हम CGI की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की, इसकी भी नियुक्ति यही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री होते हैं इन सभी को नियुक्ति कराने का काम कौन करते हैं? ये आपका राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? अगर हम महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन? महान्यायवादी की अगर नियुक्ति की बात करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि प्रथम जो वित्त आयोग था, जो प्रथम वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, अगर हम प्रथम वित्त आयोग की अध्यक्ष की बात करें, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे KC नियोगी। कौन थे जी? तो ये थे KC नियोगी थे। कौन थे? KC नियोगी थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अभिन्न कौन है? अभिन्न 16वें जो अध्यक्ष है अभिन्न की अगर हम बात करते हैं कि अभिन्न कौन है, तो अभिन्न है आपके अरविंद पनगड़िया। कौन है जी? तो अरविंद पनगड़िया है। ध्यान रखिएगा, कौन है? अरविंद पनगड़िया है। इसके पहले 15वें कौन थे? कई बार प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि 15वें कौन थे, बताओ भाई। इसके पहले वाले कौन थे? तो इसके पहले वाले और कोई और नहीं। कौन जी? और कोई और नहीं बल्कि कौन थे? तो NK सिंह थे। कौन थे? तो NK सिंह थे। ठीक, आपके लिए एक प्रश्न है कि अभिन्न भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? क्या? अभिन्न भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है, यह किस आर्टिकल में चर्चा किया गया? आंसर पता होगा तो कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, जहाँ भी मैक्सिमम अगर केंद्र स्तर पर नियुक्ति की बात करोगे तो आप एकदम आँख मूंद कर राष्ट्रपति लगा सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मैक्सिमम 95% में ये आपका सही हो जाता है। अगर केंद्र से संबंधित बात हो कोई भी पोस्ट की तो आप राष्ट्रपति की ओर जा सकते हैं। किसकी ओर? राष्ट्रपति की। अगर हम इनकी कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं किस में है? 53 में। इनकी कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं तो किस में है? 53 में है। उसके बाद निर्वाचन अगर हम बात करते हैं कि आपका 53 हो गया, बताइए 56 में क्या है? तो इनका कार्यकाल कितना का होता है? 5 साल का ही होता है। इनका कार्यकाल कितने का होता है? 5 साल का ही होता है। ठीक, 54 में क्या है? निर्वाचन है।
54 में क्या है? निर्वाचन है। 55 में क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया है। निर्वाचक मंडल है 54 में आपका। उसके बाद 56 में 5 साल। 57 में क्या है? अगर हम 57 की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति एक बार तक राष्ट्रपति बन सकता है, यानी जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। और अभी जो सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति बने हैं, जिनका सबसे ज़्यादा टाइम रहा है, सबसे ज़्यादा समय के लिए बने हैं, वो कोई और नहीं बल्कि कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे जी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 60 में क्या है? ठीक है, 60 में शपथ ग्रहण है। 60 में क्या है? शपथ ग्रहण है। 61 में क्या है? महाभियोग है। 61 में क्या है? महाभियोग है। अगर हम 72 की बात करते हैं, आर्टिकल 72 में क्या है? तो 72 में क्या है? क्षमादान है। 72 में क्या है जी? क्षमादान है। ठीक, अच्छा, आर्टिकल 71 में क्या है? तो आर्टिकल 71 में आपका क्या है कि जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी अगर विवाद होता है, तो उसको सोल्व करने का काम, उसको निपटाने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा जी? तो उसको सोल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? तो अध्यादेश से संबंधित है। क्या किससे संबंधित है? तो अध्यादेश से संबंधित है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि क्या राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं? तो बिल्कुल, राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के अंग होते हैं। निचला जो सदन होता है वो लोकसभा होता है, ऊपरी सदन राज्यसभा, और यहाँ पे होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग किससे संबंधित है? तो संघ लोक अगर सेवा आयोग की बात कर लेते हैं तो संघ लोक जो सेवा आयोग है वो आपका चुनाव से संबंधित है कि भर्ती से संबंधित है कि वित्त से संबंधित है कि न्यायपालिका? ये तो न्यायपालिका से संबंधित है नहीं चुनाव से संबंधित है, नहीं वित्त से संबंधित है। ठीक है, ये संबंधित है आपके भर्ती से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भर्ती से संबंधित है। जो भी आपके केंद्र स्तर पर एसपी या डीएम या फिर जो कुछ भी उससे रिलेटेड पोस्ट होते हैं, तो उसके लिए यूपीएससी क्या करती है? एक परीक्षा कंडक्ट कराती है। ठीक है, एक परीक्षा कंडक्ट कराती है। ठीक उसी प्रकार ये आपका यूपीएससी भी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग आपके भर्ती से संबंधित है। ठीक है, न्यू रिक्रूटमेंट करती है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रमुख संविधान संशोधन से है कि मतदान की आयु 21 से 28 वर्ष के संविधान संशोधन के तहत कर दिया जाता है। तो ये किया जाता है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो थे राजीव गांधी थे। कौन थे जी? तो राजीव गांधी थे। अभी अगर हम वर्तमान वोट की आयु की बात करें तो अभी वर्तमान वोट की आयु मतलब वोट देने की आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। कितना है जी? तो 18 वर्ष है। कितना है? तो 18 वर्ष है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कितना न्यूनतम आयु चाहिए? तो 21 वर्ष चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो 21 वर्ष चाहिए। ठीक है, ये चुनाव के लिए। लेकिन मतदान करने के लिए 18 वर्ष चाहिए। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मतदान दिवस मनाया कब जाता है? तो 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा जाता है? अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को क्या किया जाता है कि मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित कर दिया जाता है। किसका आर्टिकल में? तो 21 के ए में। ठीक है, और इसमें किस वर्ष से किस वर्ष तक शिक्षा की बात है? तो 6 से 14 वर्ष तक बात है। 6 से 14 वर्ष तक बात है। ठीक है, अगर आर्टिकल हम 45 में बात करते हैं तो उसमें भी शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन 0 से 6 वर्ष तक है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, क्या बात करें, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका हो गया 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार कैसा नहीं है? अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसके मौलिक अधिकार के दर्जा को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है जी, 91वां संविधान जो संशोधन है 91वां हुआ। उसके बाद हम बात करें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अगर हम 101वां संविधान संशोधन की बात करें, 102वां संविधान संशोधन की बात करें, 103वां की बात करते हैं, 103वां की बात कर लेते हैं। ठीक, और तो इसका भी आप देख सकते हैं 101वां जीएसटी से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर, क्या वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। 102वां किससे संबंधित है जी?
तो 102वां जो संवैधानिक संशोधन है वो संबंधित है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा। 103वां ईडब्ल्यूएस का जो 10% का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, चाहे वो शिक्षण संस्थान में हो चाहे वो नौकरी में है, उसकी बात है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की कुछ और संविधान संशोधन छूट रहा है। 73वां संविधान संशोधन तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं? 73वां संविधान संशोधन की अगर हम बात कर लेते हैं, 73वां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसी के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 74वां आपका नगर पंचायत से संबंधित है। किससे? नगर पंचायत से संबंधित है। नगर पंचायत से संबंधित है सॉरी आपका नगर पंचायत से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत से संबंधित हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करें कि और कुछ संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लघु संविधान। और इसी में क्या किया जाता है, इसी में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। 3 शब्द जोड़े जाता है, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े जाते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े जाते हैं। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात क्या कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा जाता है। क्या? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया जाता है कि मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है। ठीक, ये आपका प्रश्न था 66। ठीक, अगला प्रश्न है कि लोक अदालत किससे संबंधित है। ठीक है, लोक अदालत की अगर हम बात कर लेते हैं, लोक अदालत किससे संबंधित है, तो आपका संसद से संबंधित है कि पंचायत से संबंधित है कि चुनाव से संबंधित है। लोक अदालत की बात कर लेते हैं तो ये ना तो संसद से संबंधित है, ना ही पंचायत से। ये वैकल्पिक विवाद समाधान से संबंधित है। किससे? वैकल्पिक विवाद समाधान से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है जनहित याचिका का संबंध किससे है, तो जनहित याचिका यानी PLI जनहित याचिका के संबंधित अगर हम बात कर लेते हैं तो जनहित याचिका जो संबंधित होता है वो न्यायपालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? तो वो न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक, जनहित याचिका किससे संबंधित है, तो आपका न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका से संबंधित है, तो न्यायपालिका से अगर संबंधित है तो एक बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, रीट जो जारी करता है, 5 प्रकार का रीट होता है, किस आर्टिकल के तहत क्या करता है? 5 प्रकार के जो रीट अभिन्न जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? अभिन्न जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और अभिन्न सुप्रीम कोर्ट की क्या लिमिटेशन है, यानी एक तो अध्यक्ष और कितने आपके अन्य न्यायाधीश हैं। शुरू में 1900 अगर हम 50 की बात कर लेते हैं तो उस समय 1 + 7 है, यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 7 क्या थे, तो 7 आपके अन्य न्यायाधीश थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए और 7 आपके क्या थे, 7 आपके अन्य न्यायाधीश हो गए। ठीक है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का बात छेड़े ही हैं तो अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका किस आर्टिकल के तहत इसको क्या किया गया है कि अभिलेख के रूप में दर्जा दिया गया है। अभिलेख न्यायालय के रूप में दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो अगर हम अभिलेख न्यायालय की दर्जा की बात कर लेते हैं तो अभिलेख न्यायालय की दर्जा 129 के तहत दिया गया है। कौन सा न्यायालय? अभिलेख न्यायालय के रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में 129 संबंधित है। ठीक है, उसके बाद गठन की बात कौन करता है, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा SC से ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित है 124 आर्टिकल। अगर हम बात कर लेते हैं 131 किससे संबंधित है, तो 131 की बात कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मूलाधिकार से संबंधित है। कौन से? मूलाधिकार से संबंधित है, आपके मूलाधिकार से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि 136 किससे संबंधित है, तो ये अपील से संबंधित है, ये अपील से संबंधित है। और 143 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। क्या राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, तो सलाह दे सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। लेकिन यह सलाह बाध्यकारी नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं है कि सलाह दे दिए तब राष्ट्रपति को क्या करना होगा, मानना ही होगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई। अगर हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है, ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है, कार्यकारी आपका मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की चर्चा किस में है? तो आपका 126 में। किस में है? तो आर्टिकल 126 में है, ठीक है। आर्टिकल 126 में है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 130 किससे संबंधित है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट के आस्थान से संबंधित है। क्या? सुप्रीम कोर्ट के आस्थान से संबंधित। अच्छा, इंपॉर्टेंट वाइज हम इसको ऊपर से नीचे लिखे हैं, ठीक है। सीरियली नहीं हुआ है, हालांकि सीरियली किए हुए आपका पॉलिटी का वन शॉट लिए हैं, ठीक है। अगर आपको जल्दी से रिवीजन कर लेना है तो डबल स्पीड लगाइए, और मात्र हमें लगता है कि 3 घंटे के आसपास वीडियो, आप 1.5 घंटे में उसको पूरा पॉलिटी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग लगे, अच्छा चीज़ थोड़ी अच्छा लगता है जी तो उसको बोरिंग लगता भी है, तो 1-1.5 घंटा अगर बैठ गई इत्मीनान से, तो आपका पूरा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा, और यकीन मानिए आपका पूरा कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की? भारत में अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो जो संघीय व्यवस्था है वो कठोर संघीय है कि एकात्मक है, कि संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक झुकाव है? तो जो संघीय व्यवस्था, ये हम सबसे पहले संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिए हैं? तो कनाडा के संविधान से लिए हैं, ठीक है। और इसमें ना तो ज़्यादा हमारा कठोर है, नहीं तो एकात्मक है, ये दोनों का मिश्रण है, दोनों का क्या है? मिक्सचर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो भारत का सर्वोच्च कानून की बात करते हैं कि संसद है, कि संविधान है, कि न्यायालय है, कि राष्ट्रपति है? सर्वोच्च कानून की बात करते हैं तो सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान है। इसको बनने में कितना समय लगता है? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगता है। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगता है, ठीक है। किस चीज़ को बनने में जी? तो हमारा संविधान को बनने में, ठीक है। अच्छा, संविधान किस सभा के सिफारिश पर बना था? संविधान सभा का गठन किया गया था कि हमको क्या करना है, कि संविधान भी बनाना है। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। क्या? संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का गठन किया गया था और इस संविधान सभा में जो टोटल सदस्य थे, कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। लेकिन आज़ादी के बाद केवल इसमें रहते हैं आपका 299 के आसपास सदस्य रहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 389 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 296 थे। 296 थे वो ब्रिटिश इंडिया के अप्रत्यक्ष सदस्य थे, और जो 93 सदस्य थे वो देशी राजा द्वारा क्या थे? मनोनीत थे। क्या थे? तो ये मनोनीत थे, ठीक है। अच्छा, एक कैबिनेट मिशन पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। कौन सा मिशन होता है? तो कैबिनेट मिशन होता है। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? तो अगर हम बात कर लेते हैं तो एक तो पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस था, थोड़ा जगह कम है इसलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं। दूसरा कौन था जी? तो दूसरा था आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था। और तीसरा कौन था? तो तीसरा आपका एबी एलेक्जेंडर था, एबी एलेक्जेंडर था, एबी एलेक्जेंडर था, ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि जो संविधान सभा बना, जो संविधान सभा बना आपका, तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो इसके अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, क्या? अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, और उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं। किसकी? उद्देश्य प्रस्ताव आया था नेहरू के द्वारा, तो उसकी अगर हम बात कर लेते हैं नेहरू जी के द्वारा, ठीक है जी। चलिए, तो अगर हम प्रथम इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव प्रसाद थे, ये आता कब है? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को ये आता है आपका, 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को, और ये आता है कब? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को आता है, ठीक है। और अंतरिम सरकार का गठन कब किया जाता है? तो 2 सितंबर 1946 को कर दिया जाता है। क्या चीज़? अंतरिम सरकार का गठन। क्या चीज़ किया जाता है? तो अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर टाइम बहुत कम मिल रहा है, इसीलिए 10-10 क्वेश्चन का ही सीरीज चलाएंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने डिमांड किया तो फिर हम सोचेंगे कहीं ना कहीं से किसी न तरीके से मैनेज करेंगे और अधिक देर तक लाएंगे ही, ठीक है। और थोड़ा सा बस 3 से 4 दिन की दिक्कत है, और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा क्लास, आपका जैसे चलता था वैसा होगा। आपका कंटिन्यूटी मेंटेन रहा है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है कि अलग से ये प्रोवाइड करना पड़ रहा है। नहीं तो हम छुट्टी करके भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, इतना दिन साथ रहे हैं तो मन भी नहीं लगता है और टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा मजबूरी समझिएगा।
तो बस एक शादी है, वो बीत जाए, उसके बाद सब सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर हैं नए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, जो कुछ आपके माइंड में चलता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। आपका एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन।